हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, यहाँ आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। वन लाइन नोट्स लेके गाइस मैं आ गई हूँ। इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे होंगे यानी 1 to 8, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या है? ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो गाइस, लेट ना करते हुए आगे बढ़ते, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि जो हमारी नई नई वीडियोस आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। साइबर स्टॉकर चाइल्ड को ज्यादा परेशान करते हैं। कहीं देखिए, साइबर स्टॉकर का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो आपको स्टॉक करते हो, मतलब कहीं पे भी जा रहे हो वो नोटिस करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। साइबर में क्या होता है कि वो आपकी एक्टिविटी पे नोटिस करते हैं, एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। यहाँ पे ये दिखा गया है कि चाइल्ड को ज्यादा इसलिए परेशान करते हैं गाइस, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जैसे आपकी कई सारी ऐसे गेम्स वगैरह हैं जिनके थ्रू बच्चों को ब्लैकमेल भी किया जाता था। हाँ, वो सारे गेम्स, जैसे आपका ब्लू व्हेल नाम का आपने सुना होगा, सारे गेम को बैन भी कर दिया गया है। बट मेरा कहने का बेसिकली ये मतलब है, ये लोग का टारगेट चाइल्ड यानी बच्चों को ये लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चे इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, साइड में गाइस आपको दिख रहा होगा कि फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी। गाइस, हमारे हर सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और बट उसके लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल नासकॉम। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लीजिए यहाँ पे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। फिर से देखो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। जो आपका फ्यूचर स्किल का जो पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासकॉम के थ्रू। ठीक है, नास्का फ्यूचर स्किल्स की बात करते हैं। ये आपका एक ऐसा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ड्राइवन लर्निंग इकोसिस्टम है। तो किस लिए बनाया गया है? टू गेट इंडिया एक्सेलरेटेड ऑन द जर्नी टू इंक्लूडिंग स्किल्स एंड बिकमिंग द ग्लोबल हब ऑफ टैलेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा आपको रिलेट कर पा रहे होंगे फ्यूचर स्किल्स। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में। फ्यूचर स्किल जो का प्राइम था वो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था 2018 में। इट इज अ जॉइंट ऑफ इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY, और जो आपका आईटी इंडस्ट्री लेड किया था इसको नॉस्कॉम। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3, कंप्यूटर में गोपनीयता का अर्थ है कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टी द्वारा देखने योग्य है। देखिए, गोपनीयता का लगभग ये सब मतलब ये हो जाता है कि सिक्योरिटी। गोपनीयता सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखी जाती है, क्योंकि ये इसका मेन मकसद ये होता है कि जो ऑथराइज्ड ही यूजर हो वही हमारे सॉफ्टवेयर हो या कोई भी फाइल हो या कुछ भी हो उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4, उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है। आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, उद्योग यानी आपका इंडस्ट्री 4.0 ये किस पे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? विकास के आधार पर। ठीक है, मशीनों के विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स। आपका जो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन आया था उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री 4.0 यानी 4IR। ठीक है, और या तो फिर 4IR कह सकते हैं या तो इंडस्ट्री 4.0। कॉन्सेप्चुलाइज रैपिड चेंज टू टेक्नोलॉजी
बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। चेंज टू टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज और आपका जो सोशल पैटर्न्स थे और प्रोसेस जो भी हुए थे आपके 21st सेंचुरीज में ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी टूल्स एंड स्मार्ट ऑटोमेशन। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि कैसे कर, क्योंकि मेन मेन चीज आप याद रखो तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 5, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के द्वारा डेटा का कार्ड सेव होता है। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, बात करेंगे पॉइंट ऑफ सेल की। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ सेल डेटा होता है आपका डेटा कलेक्शन बाय अ बिजनेस जब आपका ट्रांजेक्शन हैपन होता है। ठीक है, ऑन अ माइक्रोसेल, माइक्रोसेल पे अगर बात करेंगे, दिस इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है एनी चेकआउट एट द रिटेल स्टोर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, डेटा कलेक्टेड बाय ए बिजनेस व्हेन ट्रांजेक्शन हैपेंस। ठीक है, इंक्लूड्स एनी चेकआउट एट द रिटेल स्टोर, had handled POS software, sorry POS hardware, and even QR और बारकोड और स्कैनर फ्रॉम एप्लीकेशंस। ठीक है, कभी भी आप कुछ भी परचेज करते हैं, जो लास्ट में आपका ट्रांजेक्शन होता है वही आपका क्या पॉइंट ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाले शोध पत्र का नाम श्वेत पत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाले का नाम क्या है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ या हु इज द इन्वेस्टर ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को किसने लाया था? संतोषी सतोशी सॉरी SANTOSHI सतोशी नाकामोटो NAKAMOTO। गाइस, ये इसकी नेशनलिटी की बात करेंगे तो ये एक जापानीज है। ठीक है, इनको जाना जाता है इन्वेंटिंग बिटकॉइन, इम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट ब्लॉकचेन। ठीक है, साइंटिफिक करियर के बारे में अगर इनकी बात करेंगे तो डिजिटल करेंसीज, कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट नंबर 7, व्हाइट हैट हैकर्स के द्वारा बग्स और कमियों को खोजने में मदद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बग्स क्या होते हैं, ये तो आपने देख लिया, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बग्स और जो भी कमियां होती हैं उनको ढूंढते हैं। ठीक, अब पर ये बग्स क्या होता है? बग्स ये जैसे वो कीड़े होते हैं वो मत समझना, हाँ एक तरह से वो कीड़ा ही है पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बग की बात करें, ये एक तरह का एरर आप बोल सकते हो या किसी तरह का फ्लो या तो फॉल्ट बोल सकते हो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ठीक है, इसकी वजह से किसी भी तरह का प्रोड्यूस या तो कोई भी तरह का इनकरेक्ट या तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है और टू बिहेव अनइंटेंडेड वेज। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 18, 18 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रभाव में आया था। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या हो गया? सूचना इंफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अधिनियम यानी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात की गई है। ठीक है, ये कब आया था? 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये 2000, ये द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इट इज अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ये क्यों लाया गया था इसका आपको आइडिया हो गया होगा। ये प्राइमरली लॉ इसलिए लाया गया था डील करने के लिए जो साइबर क्राइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। ठीक है, ओरिजिनली इसको पब्लिश किया गया था 9 जून 2000 को। कॉमर्स की अगर बात करें तो आपका 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 9, बिटकॉइन में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी और सुरक्षित लेन देन में सहायक टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, बिटकॉइन में जो भी यूज होती है टेक्नोलॉजी और जो भी सिक्योर ट्रांजेक्शन में यूज होती है टेक्नोलॉजी उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। स्टेटमेंट नंबर 10, एक फायरवॉल बस एक प्रोग्राम या तो हार्डवेयर है
जो कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को आपके निजी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। बेसिकली उसका मेन मकसद ये रहता है कि वो अनऑथराइज्ड जो भी आपके एक्टिविटीज रहती है, जो अनऑथराइज्ड रहते हैं, उसको रोकता है। ठीक है, जो भी वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 11, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर, क्रैकर्स ये सभी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा होते हैं। बाहरी खतरा का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ, बाहर से ये सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में आपने देखा होगा। कंप्यूटिंग में अगर लेके चले, ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मेलवेयर होता है जो कि मिसलीड करता है यूजर्स को उसके अपने ट्रू इंटेंट से। ठीक है, ये आपका जो भी टर्म डेराइव्ड हुआ है पुराने जो एंशियंट ग्रीक की हिस्ट्री से, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं और लीड करते हैं फॉल ऑफ सिटी ऑफ ट्रॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गाइस साइड में आपको दिख रहा होगा लाइव टेस्ट के लिए ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी पर जाएं। तो ये गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कोई भी लाइव टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको लाइव टेस्ट मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वहां जाइए, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। स्टेटमेंट नंबर 12, मशीन को बुद्धिमान बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भाई इंटेलिजेंस तो सबको पता है भाई, बुद्धिमत्ता। ठीक है, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मेरा उसमें खुद का स्पेशलाइजेशन है, इसलिए मैं इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ कि जो आपका एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कोई भी मशीन है, हम उसको उस मशीन को अपनी तरह सोचने के लिए ऐसा उस मशीन को ऐसा बना देते हैं जो हम हमारी तरह सोचता है। लाइक आपने रोबोट देखी होगी, रोबोट एक एआई का बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर आप फॉरेन की मूवीज देखते हो तो मॉर्गन देखी होगी। ठीक है, तो ये सारे इसका एक एआई का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ब्लॉक को श्रृंखला में ऑर्फन ब्लॉक्स ब्लॉक की श्रृंखला में ऑर्फन ब्लॉक्स को शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पे अगर ऑर्फन ब्लॉक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, ब्लॉक की श्रृंखला तो आप समझ रहे हो, ब्लॉक चेन तो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ब्लॉक चेन क्या होता है, श्रृंखला मतलब चेन। बट यहाँ पे ऑर्फन ब्लॉक्स की बात की गई है। जो आपका ऑर्फन ब्लॉक्स होते हैं, एक तरह का ऐसा ब्लॉक होता है जो कि सॉल्व विद sorry orphan block is a block that has been solved within the blockchain network but was not accepted by the network। ठीक है, वो आपका क्या होता है, सॉल्व किया जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू, ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, बट ये आपके नेटवर्क में एक्सेप्टेड नहीं होता है। ठीक है, देयर कैन बी टू माइनर्स who solve valid blocks simultaneously. The network uses both blocks until the chain has more verified blocks than the other। ठीक है, then the blocks is the shorter chain as orphan। ठीक है, तो orphan का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको ऑर्फन बोला जाता है। तो इसी तरीके से इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसी ऐसी चेन, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स जिसको कहीं पे भी शामिल नहीं किया जा रहा है, ये आपका ऑर्फन ब्लॉक्स में आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 14, गूगल ने अपने मूल वेब इंडेक्स प्रणाली को बदलने के लिए 2004 में मैप रिड्यूस विकसित किया। गूगल ने क्या चेंज करने के लिए अपना जो मेन वेब इंडेक्स है उसको चेंज करने के लिए 2004 में सॉरी 2004 में एंड 2004 में मैप रिड्यूस को डेवलप किया था। ठीक है, अब मैप रिड्यूस क्या हो गया, मैप रिड्यूस एक तरह का एक प्रोग्रामिंग मॉडल है और ये आपका एक तरह का एसोसिएट इम्प्लीमेंटेशन है फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग बिग डेटा सेट विद द आपका जो बिग डेटा ये जनरेट करता है किसके थ्रू, सेट विद द पैरेलल distributed algorithm on the cluster। A MapReduce program is the composed of a procedure which performs filtering and sorting and reduce method। ये आपका क्या करता है, समरी ऑपरेशन को फॉलो करता है यानी परफॉर्म करता है। स्टेटमेंट नंबर 15, स्पाईवेयर इंटरनेट
पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसकी जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रसारित करता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर नाम से ही ऐसा लग रहा है, जो स्पाइस जो भी वर्क करते हैं आपने सुना होगा। स्पाईवेयर क्या करता है? वो जो भी यूजर होता है वो क्या क्या काम कर रहा है उस पर नजर रखता है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो बैकग्राउंड में जो भी एप्स चल रहे होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लाइक अगर हम बोले कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि मोबाइल फोन अंडर 20,000 और अंडर 10,000, तो उसमें क्या होगा, वो मैंने गूगल पे सर्च किया, वहां पे कई सारे ऐप के ऑप्शन आए या नहीं आए, बहुत सारी चीजें, डायरेक्ट वेबसाइट दे दी, किसी की भी सैमसंग की दे दी या तो एप्पल की दे दी, एप्पल तो इतना सस्ता नहीं आता, ठीक है, कुछ भी दे दिया, यूट्यूब वीडियोस दे दिए। पर देखिए मैंने नॉर्मली गूगल पे ही सर्च किया था, पर अब इसके बाद जब मैं अगर यूट्यूब सर्च करूंगी तो उसमें भी एक फोन का नोटिफिकेशन आएगा, अमेजोन खोलूंगी तो उसमें भी, फ्लिपकार्ट में भी, या तो किसी भी ऐप में, तो ये क्या होता है, यही है आपका स्पाईवेयर जो आपके डेटा को चोरी करता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 16, पायरेसी एक प्रकार का साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है। ठीक है। पायरेसी आपने देखा होगा, पायरेसी पायरेसी से रिलेटेड गाइस देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि सब कहते हैं ये पायरेटेड वीडियो है, ये आपकी इसकी पायरेसी है, तो ये इसका मतलब यही होता है कि एक तरह का चोरी आप कह सकते हो, बट यहाँ पे मेंशन किया है साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है, पर यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड कोई आपको खतरा नहीं रहता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 17, कंप्यूटर वॉर्म एक स्टैंड अलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है। कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? एक स्टैंड, ये आपका एक ऐसा मैलवेयर होता है, ऐसा मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर में बैठने के लिए फैलने में क्या करता है, अपना ही सेम टू सेम दूसरा दूसरा मेलवेयर बना देगा, फिर उसका अपना दूसरा मेलवेयर बना, मतलब इस तरीके से बहुत सारे मेलवेयर बनने लगते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 18, कुकी फाइल जो किसी वेबसाइट पर जाने पर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। कुकीज, जैसे आपने कई सारे ऐसे वेबसाइट खोली हुई, इसमें लिख के आता होगा कि कुकीज डिटेक्टेड, ऐसा शो करके आता होगा, तो आप किसी वेबसाइट पर जब भी जाते होंगे तो उसमें आपके सिस्टम में कुकीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। कभी कई बार तो हम किसी ऐप को, मोबाइल में कोई ऐप की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उसमें ये देता है कि इतना आपका कैश है, इतना आपकी कुकीज है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 19, कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम में जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित कर सकता है उसे स्मार्ट फैक्ट्री कहते हैं। गाइस देखिए, आजकल ऐसी, मैंने तो एक, अगर आपने देखा हो, नेशनल ज्योग्राफी पे एक आता था शो, फूड फैक्ट्री, वो अभी भी आता है। ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा मतलब जो यहाँ पे इंडियन नहीं, बाहर के अच्छे, मतलब चाइना और बहुत अमेरिका वगैरह के बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाई जाती थी उसमें। ठीक है। कि कोई भी चीज बल्क में कैसे बनाया जाता है वहां पे, ये फूड फैक्ट्री में अपने बचपन से देखते हुए आई हूँ। अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो उसमें भी वो सारी जो भी आप उसको हम स्मार्ट फैक्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो गुड्स को स्टार्टिंग वाले स्टेप पर रखते हैं और वो चलते चलते उसमें ऐसी ऐसी मशीनरी होती है कि लास्ट स्टेप पे वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है। तो ऐसी फैक्ट्रीज को क्या बोलते हैं? स्मार्ट फैक्ट्री। स्टेटमेंट नंबर 20, बिटकॉइन की अधिकतम संख्या 21 मिलियन हो सकती है। अब से जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी, तो मैंने आज तक कभी नहीं किया, मुझे इसके बारे में डिजिटली इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। बिटकॉइन के बारे में अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था सर, सतोशी नाकामोटो जी के बारे में। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है। लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 21, एलएसएम यानी सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, ये एक 3D प्रिंटिंग टेक्निक है। ठीक है। जो मेटल पार्ट, जो 3D में मेटल पार्ट्स को, सॉरी जो 3D में मेटल पार्ट्स प्रिंट कर सकती है। ठीक है। अभी क्या है, नाम से देखिए, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। ठीक है।
क्या है आपका सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, एक तरह का क्या है 3D प्रिंटिंग टेक्निक है। अब ये क्या करती है, जो 3D में जो भी मेटल के जो भी पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा अब तो सारी चीजें 3D 4D सब में आने लगी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, ये सारी जो भी इस टेक्निक के थ्रू 3D में हम मेटल पार्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ओके गाइस, साइड में आपको दिख रहा होगा बेस्ट ई बुक फॉर यू। गाइस, हम लोगों ने बहुत सारी ई बुक लॉन्च की है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और जरूर देखिए। स्टेटमेंट नंबर 22, बिटकॉइन एक कंप्यूटर क्रिप्टो करेंसी है जो 2008 में एक अज्ञात व्यक्ति या लोगों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जो सांतोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाते हैं। इनको यानी इसको 2009 में शुरू किया गया था, यानी जो आपका बिटकॉइन कब आया था 2009 में। आप ये सोचो 2009 में आया था और बहुत फेमस, अपने इंडिया में तो फेमस तो बहुत देर में हुआ, ठीक है। अब ये 2008 में यहाँ पे बात की गई सतोशी नाकामोटो, हम लोगों ने तो इसको डिस्कस कर दिया, तो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 23, एलन ट्यूरिंग, मर्विन मिन्स्की और एलन न्यूवेल सभी को एआई का फादर यानी एआई का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, एआई के फाउंडर। ओके, स्टेटमेंट नंबर 24, आईडीएस का पूर्ण रूप यानी उसका फुल फॉर्म इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। क्या होता है उसका फुल फॉर्म, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 25, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, ये एक आभासी वास्तविकता, एक कृत्रिम डिजिटल वातावरण है जो पूरी तरह से वास्तविक दुनिया को बदल देता है, ठीक है। गाइस, अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो साइड में आपके 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, ठीक है। वहां पे आप डॉट पे क्लिक करिए, तो वहां पे कुछ लाइंस के बाद वहां पे आ रहा होगा वॉच इन वीआर, तो ये आपका वही वाला वीआर है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 26, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक आपका मोबाइल फोन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो है आपका स्पाईवेयर ही है। स्टेटमेंट नंबर 27, रोबोट मशीन मानव निर्मित है और मानव की तरह कार्य करती है, ठीक है। रोबोट को एआई के थ्रू बनाया गया है और उसमें डाली गई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टेटमेंट नंबर 28, बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पे आधारित है। हाँ, बिटकॉइन जो है आपका पब्लिक ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है, यानी उस पर आधारित है। गाइस, हम लोगों ने एक नया ई बुक लॉन्च किया है, ट्रिपल सी के 1 लाइन नोट्स, ठीक है। जैसा कि आपको एक डेमो मिल ही गया होगा, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट आप यहाँ पे जाते हैं आपको तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। और टोटल इसके हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है, 69 रुपीज ऑनली। अगर आप चाहे तो इससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 29, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मूवीज, स्कल्पचर आदि 3D का कार्य है, ठीक है। जैसे कि 3D का बहुत आज के टाइम पे लोग 3D को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, चाहे वो मूवीज में हो और कंप्यूटर गेम्स में हो, ठीक है। तो सारा ये मूवीज, कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्कल्पचर सारी की बात करें तो ये 3D के थ्रू ही हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 30, MOTT का मतलब, सॉरी ये MQTT होगा। MQTT का फुल फॉर्म क्या हो गया, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट नंबर 31, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जा सकता है। क्या करके, इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप उसको ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या किया, जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपका साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है, और फिर इसके बाद जब वो रिसीवर तक पहुंचता है तो उसको डिक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 32, किसी किसी संदेश को इनक्रिप्ट करने से पहले उसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। हाँ, अगर उसको इनक्रिप्ट आप करने चाह रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, पहले प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं उसको, जिसको हम चेंज कर सकते हैं साइफर टेक्स्ट में। स्टेटमेंट नंबर 33, कंप्यूटर वायरस के 10 प्रकार होते हैं। बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये ध्यान से सुनिए, क्या है, पहला बूट सेक्टर वायरस,
सेकेंड है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंस वायरस, मल्टीपार्टेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इंस्पेक्टर, मैक्रोवायरस, रूटकिट वायरस। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 34, गुप्त रूप से क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कीमर के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। आपके 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 पास, मेरे पास तो बहुत आता है, अब मे बी आपके पास भी बहुत सारी कॉल्स आती होगी कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ये सर्विस ले लीजिए, ये सर्विस ले लीजिए। ठीक है। अब या तो डेबिट कार्ड चाहिए, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कार्ड स्कीमर ही होता है डेटा कलेक्शन का। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 35, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान यानी आपका डेटा कम्युनिकेशन या और विनिमय करने की अनुमति यानी परमिशन देता है। स्टेटमेंट नंबर 36, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको स्टैब्लिश करना है क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस, तो भाई एक इंटरनेट कनेक्शन होना तो कंपल्सरी होता है। स्टेटमेंट नंबर 37, RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग स्वचालित रूप से वस्तुओं को पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 38, जॉन मैकार्थी ने LISP लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी विकसित किया था। ठीक है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे अच्छी हमारे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डेवलप किया है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, आर्टिफिशियल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक यानी फादर जॉन मैकार्थी हैं। ठीक है। अब जॉन मैकार्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग भी किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किया ही था। स्टेटमेंट नंबर 40, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों के बारे में। दोनों बस हल्के से डिफरेंस होते हैं, तो बट उन लोगों की वर्किंग एक ही टाइप्स की होती है। ओके। स्टेटमेंट नंबर 41, IaaS विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है। गाइस यहाँ बात करते हैं IaaS की। IaaS का क्या मतलब होता है? I यहाँ पे स्टैंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आई क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। एस क्या हो गया? सर्विस, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाम से ही पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? एक तरह का ढांचा। ठीक है। सर्विस क्या हो गया? किसी भी चीज की सर्विस प्रदान करना। IaaS जो होता है वो एक तरह का स्टैंडर्डाइज्ड हाईली ऑटोमेटेड ऑफर करता है किस चीज के लिए? इन विच कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओन्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। जैसे कि मैंने इसके फुल फॉर्म में बताया, यहाँ पे किसके द्वारा ओन किया जाता है? सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्टोरेज एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज आर ऑफर टू कस्टमर्स ऑन डिमांड। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट नंबर 42, ब्लॉकचेन में पीछे ब्लॉक वाले ब्लॉक से जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है? ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन विच वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब इससे आपको क्लेरिफाई हो गया होगा ब्लॉकचेन क्या है। एक तरह का ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, ऐसी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है कि जो भी आपका डेटा है उसको चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है। इससे क्या होगा? हैकिंग नहीं होगी। हैकिंग नहीं होगी और फिर इसके बाद क्या होगा कि कोई भी आपके सिस्टम को चीट नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन द वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ये ब्लॉकचेन जो है आपका एक तरह का इसेंशियली है आपका डिजिटल लेजर के लिए, डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, जो कि क्या करता है? डुप्लीकेसी और डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम या तो फिर ब्लॉकचेन में। ठीक है।
स्टेटमेंट नंबर 43, MOTT, ये MQTT होगा यहाँ पे। MQTT प्रोटोकॉल एक मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, यहाँ पे अगर MQTT प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। ये क्या हो गया आपका MQ, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या फुल फॉर्म हो गया TT का? क्या? टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये आपका एक तरह का लाइट वेट ओपन मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है रिसोर्स कॉन्स्टेंट नेटवर्क क्लाइंट्स के लिए, और उसके साथ साथ विद सिंपल वे डिस्ट्रीब्यूट टेलीमेट्री इंफॉर्मेशन इन अ लो बैंडविड्थ इन्वायरमेंट। इसीलिए स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि ये एक तरह का लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 44, एक ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से लेनदेन की एक डिजिटल लेजर है जिसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में डुप्लीकेट और वितरित किया जाता है। ठीक है, यही सेम चीज अभी हम लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने यही सारी चीज डिस्कस की थी। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 45, मोबाइल सुरक्षा को वायरलेस सिक्योरिटी के रूप में भी माना जाता है। अब देखिए, मोबाइल सिक्योरिटी जो होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? वायरलेस सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 46, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज और प्लानिंग दोनों शामिल है। एग्जैक्टली गाइस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको ये थोड़ा सा नाम से तो इसके बारे में हम लोग कई बार बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके होंगे। और आज के टाइम पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्शन हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, उसमें AI हर किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो, चाहे आपके फोन्स हो, आपका एलेक्सा हो गया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चैटबॉट हो गया, सब में आपका AI शामिल है। ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए? उसमें नॉलेज भी चाहिए और प्लानिंग भी चाहिए। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 47, एक सॉफ्टवेयर रोबोट एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे हार्डवेयर रोबोट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर रोबोट की। वो क्या है आपका? एक तरह का वर्चुअल रोबोट, यानी जो कि वर्चुअल तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको हम छू के महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक वर्चुअल वर्कर की तरह काम कर सकता है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 48, EDI का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। ठीक है। अब EDI की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो कि यूज किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के लिए। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है एक कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए दूसरी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिकली, रदर देन अगर विद पेपर भी हो सकता है। ठीक है। बिजनेस एंटिटीज की अगर बात करेंगे तो कोई भी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या तो फिर ट्रेडिंग प्रिंटर्स के थ्रू इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें EDI का, तो कॉमन एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं तो आपका परचेज ऑर्डर, जैसे कि पिछले किसी लेसन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, EDI 850। शिपिंग स्टेटस आपका EDI 214। इसके एग्जाम्पल को आपको सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब याद करने के लिए नहीं बोल रही, एज अ नॉलेज में बता रही हूँ। इनवॉइसेस, कस्टम्स इंफॉर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन एंड इन्वेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे EDI के एग्जाम्पल। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 49, गूगल डॉक्स को 9 मार्च 2006 में जारी किया गया था। इसका उपयोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 15 GB तक मुफ्त स्टोरेज मिलता है। अब देखिए, यहाँ बात करें गूगल डॉक्स की, कब स्टार्टिंग हुआ था ये याद कर लो, 9 मार्च 2006 में। इसका यूज क्या है? ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या तो स्टोर करने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है। इसमें आपका जो भी स्टोरेज हमें मिलता है 15 MB, उसके ज्यादा अगर आप स्टोरेज चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको गूगल डॉक्स अगर आपको यूज करना है तो उसमें क्या करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट में जाओगे, क्रिएट करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम पे, ओपन द, वहां पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो आपके होम स्क्रीन पे आएगा क्या,
docs.google.com। ठीक है, वहां पे जाएंगे तो आप एडिट और फॉर्मेट जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 50, चेहरा पहचान प्रणाली यानी अप्लाइड एआई पर आधारित है। ठीक है, अप्लाइड एआई के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात नहीं की है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है अप्लाइड एआई? सॉरी गाइस, आपका अप्लाइड एआई जो होता है ये ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही। ठीक है, जो कि आपका ब्रिंग करता है इट आउट ऑफ द लैब और इनटू द रियल वर्ल्ड, इनेबलिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स कंट्रोल रोबोट टू एग्जीक्यूट रियल टास्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला गया चेहरा पहचान प्रणाली, यानी अगर हम उसमें देखेंगे, आप फेसबुक यूज करते होगे, फेसबुक पे आपका फेस डिटेक्शन वाला जो ऑप्शन आता है, मतलब आप किसी का भी नाम लिखते हो, कोई भी आपने फोटो अपलोड की, तो अगर वो आपके फ्रेंड्स वगैरह में होंगे तो वो अपने आप वो फेच कर लेता है। ठीक है, तो वो ये आपका अप्लाइड एआई से ही रिलेटेड है। अब गाइस, ये जो अप्लाइड एआई है ये आपका वन ऑफ द बेस्ट मशीन लर्निंग कोर्स है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, दोनों के लिए। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाने से ये हमारी नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 51, इंक्रिप्शन एक सुरक्षा विधि है जिसमें जानकारी को इनकोड किया जाता है और उपयोगकर्ता द्वारा इंक्रिप्शन कुंजी का उपयोग कर एक्सेस और डिक्रिप्ट किया जा सकता है। गाइस, इंक्रिप्शन टेक्निक जो होती है उसमें क्या होता है, अगर आपको डेटा को भेजना है, आप क्या करोगे, पहले उसको इनक्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के टेक्निक में क्या होता है, इसमें जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है, प्लेन टेक्स्ट चेंज टू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद प्लेन से साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, वो रिसीवर के पास पहुंच गया। रिसीवर क्या हुआ, उसके पास अपनी की है, अगर पब्लिक की है या प्राइवेट की है, ये तो जैसा आपका जैसा भी आपका सिस्टम है, जैसा भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उस पर डिपेंड करता है आप उसको कैसे इंक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर देगा, डिक्रिप्ट करने के बाद वो जो आपका साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 52, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य घटक फ्रंट एंड एंड बैक एंड है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये क्या होता है, एक तरह का डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज होता है। इसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड होता है आपके सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस। ठीक है, ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ओवर द इंटरनेट का क्या मतलब हो गया, द क्लाउड। ठीक है, ये आपका बहुत ही फास्ट इनोवेशन होता है, फ्लेक्सिबल यहाँ पे रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं और आपका इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स मिल जाता है। ठीक है, अगर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे, तो जो आपका IaaS जो है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और आपका SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 53, एक प्रॉक्सी सर्वर आपके और इंटरनेट के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह एक मध्यस्थ सर्वर है जो उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट से अलग करता है। प्रॉक्सी सर्वर कार्यक्षमता यानी जो कैपेबिलिटी बोलते हैं और सुरक्षा और गोपनीयता के अलग अलग स्तर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है, एक तरह का इंटरफेस होता है इंटरनेट और जो आपका इंट्रेंस होता है, और ये एक तरह का मीडिएटर है, ये आपको मध्यस्थ सर्वर बोला गया है। ठीक है, मिडिल सर्वर है। और यहाँ जो प्रॉक्सी सर्वर के बारे में स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें बताई गई। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 54, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन यानी
आरपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का एक रूप है। क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है जो हमें बनाती है किसी भी चीज को इजीली उसको बिल्ड करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसके जो सारे जो भी सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं वो कैसे इमुलेट करते हैं ह्यूमंस एक्शन को, कैसे इंटरेक्ट करते हैं डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर से। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 55, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी की समस्या है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या होता है, बेसिकली एम यही है कि वो ये देखिए कि नेटवर्क जो भी हमारे सिस्टम है, जो हमारा नेटवर्क है हमारा, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल भी ऑथराइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब जो इसको हम ऑथराइज क्यों हो, अदर कोई नहीं है। अगर वहां पे कोई हैकर आ जाता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नेटवर्क सिक्योरिटी की। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 56, SaaS, IaaS, PaaS इत्यादि मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग के ये सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी स्टेटमेंट नंबर 57, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स की लगातार बढ़ती हुई सूची एक ब्लॉकचेन है जो जुड़ी हुई है और सुरक्षित है। अब ब्लॉकचेन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्टोग्राफी की एक तरह की टेक्निक्स ही होती है। ठीक है। जो कि रिकॉर्ड्स जहाँ पे इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं वो उसे क्या बोल दिया गया है? ब्लॉकचेन। ठीक है। और ये एक तरह का सिक्योर प्लेटफॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 58, एक गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है वो क्या कहलाता है? पासवर्ड। ठीक है। अब इसके बारे में तो डिस्कस करना नहीं है, सबको पता है। स्टेटमेंट नंबर 59, पहले आईओटी डिवाइस यानी पहला जो आईओटी डिवाइस बना था यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो क्या था? एटीएम था। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 60, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एक थ्री डी प्रिंटिंग विधि है। ठीक है। अब फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये आपका एक तरह का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। कॉमनली ये यूज की जाती है मॉडलिंग में, प्रोटोटाइपिंग में और प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है। ये जो आपका एफडीएम है यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, ये आपका प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करता है क्या? थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट यानी थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्टली फ्रॉम थ्री डी कैड डेटा से। ठीक है। ओके। स्टेटमेंट नंबर 61, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ईमेल में भी होता है। हाँ, डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड और ईमेल में भी आप क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, जो डेटा होता है उसको हम एन्क्रिप्ट करके यूजर के पास भेजते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 62, टाइम बॉम्ब वायरस एक तरह का वायरस है जो पूर्व समय पर चलता है। ठीक है। भाई अब ये वायरस के बारे में फिर क्या ही डिस्कस करना। ठीक है। टाइम बॉम्ब एक तरह का वायरस होता है। ठीक है। जो अपने टाइम से पहले चलता है, मतलब आप उसको पहले ही सेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 63, बड़ी मात्रा में अनचाहे ईमेल और मैसेज भेजना स्पैमिंग कहलाता है। ठीक है। स्पैमिंग में अगर आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। कि जो अनऑथराइज होती है, मतलब कई सारे एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है। तो यही चीज है आपका। स्टेटमेंट नंबर 64, पीएएस का पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है आपका? टाइप्स हो गया आपका, या एग्जांपल हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टेटमेंट नंबर 65, कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है।
बिल्कुल, जो मानव के द्वारा इस वायरस को भी बनाया गया है, उसका सोल्यूशन भी, एंटीवायरस भी मानव के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 66, https://www.example.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है। गाइस यहाँ पे ये कह रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो आपका सिक्योर हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक। ये एक तरह का क्या है, सिक्योर जब अरे आपका HTTPS दे दिया, इसलिए इसका क्या मतलब है, ये एक तरह की सिक्योर वेबसाइट, ओके। स्टेटमेंट नंबर 67, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 69, स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डॉट पिच। जो आपकी स्क्रीन पे दो पिक्सल के बीच की दूरी होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उसे क्या बोलते हैं, डॉट पिच। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड इंटरनेट होता है, बिल्कुल। जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें जो क्लाउड वर्ड है वो क्या है, इंटरनेट। स्टेटमेंट नंबर 71, कार्यकारी परिवेश में रोबोट्स बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। बीइंग का मतलब क्या होता है, होना, यानी किसी भी चीज का प्रेजेंट होना, ठीक है। अगर रेगुलर यूज में वाले बात की जाए, रोबोट्स का क्या मतलब होता है, एक स्थिरता, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 72, पासवर्ड अटैक्स यूजर के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हैकर्स द्वारा हैकिंग का प्रयास शामिल है। पासवर्ड अटैक्स की अगर हम बात करें, ये क्यों किया जाता है, जो यूजर है, यूजर का पासवर्ड को क्रैक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 73, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट, ओके, शायद ये रिपीट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 74, पीजीपी का मतलब प्रिटी गुड प्राइवेसी होता है। प्रिटी गुड प्राइवेसी क्या होता है, ये एक तरह का इंक्रिप्शन सिस्टम होता है, ये यूज किया जाता है फॉर बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल्स और इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव फाइल्स, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 75, स्टेटमेंट नंबर 75 क्या है, आज उपयोग किए जाने वाले अधिकांश डिजिटल प्रमाण पत्र X.509 मानक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। किस चीज की बात की जा रही है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है X.509 के रूप में माना जाता है, किसको, जो आज के टाइम पे डिजिटल सर्टिफिकेट यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 676, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 76, जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है, पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर सिस्टम कहा जाता है, 1971 में जारी एक प्रयोगात्मक आत्म प्रतिकृति वायरस है। आत्म प्रतिकृति का क्या मतलब है, कि खुद से ही अपनी नई संरचना बना लेता है, ठीक है। क्रीपर वायरस एक तरह कंप्यूटर वायरस है, जो मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के लिए, जैसा कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कब आया था, 97 में, ये भी इसमें मेंशन है। बॉब थॉमस एट बीबीएन ने क्रिएट किया था क्रीपर को एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जो कि क्या होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग प्रोग्राम पे आधारित था, मतलब खुद को दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता था, ठीक है। इट वॉज इंटेंडेड नॉट टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन बट टू इलिस्ट्रेट अ मोबाइल एप्लीकेशन, ओके। स्टेटमेंट नंबर 77, आरएसए एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है, जो दो अलग अलग कुंजी पे काम करता है, रिपब्लिक और प्राइवेट। आरएसए जो है आपका, वो एक तरह का क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है, जो दो दो आपका डिफरेंट टाइप्स की कीज पे काम करता है, एक आपका पब्लिक की और प्राइवेट की। स्टेटमेंट नंबर 78, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन डिवाइस से नेटवर्क और इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड कनेक्शन के रूप में कार्य करता है, ओके। स्टेटमेंट नंबर 79,
आरपीए का पूरा नाम रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस है, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनाधिकृत पहुंच सिक्योरिटी प्रकार की नेटवर्क समस्या है। ये अनाधिकृत का मतलब क्या है? अनऑथराइज। ठीक है, अनऑथराइज जो भी डेटा होता है उसको अगर कोई हैकर है या तो कोई भी वायरस के थ्रू अगर वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है तो क्या ये किसकी समस्या है? नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी की समस्या है। गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस को अटेंड किए। आपने सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, सब इवेल्युएट किया होगा कि आपको ये चीज पता थी कि नहीं पता थी। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। आपको लगता है हम अपने चैनल को इससे और अच्छा बना सकते हैं तो कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सेशन का पीडीएफ और लाइव अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहे। सामने लिंक दिख रहा है आपको। अगर नहीं इसके थ्रू जुड़ पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, विदाउट सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।